नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी विकृतियों से संबंधित ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने काइफोसिस और लॉर्डोसिस, अग्र कुब्जता और पश्च कुब्जता के बारे में देखा था। जो ये विकृतियाँ खिलाड़ियों के शरीर में पाई जाती हैं, उनसे खिलाड़ियों को होने वाली परेशानियाँ, दिक्कतें और उनके जो सुधारात्मक अभ्यास है उनका भी अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम विकृतियों का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि कई सारी विकृतियां हैं जो अध्ययन की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और अध्ययन की दृष्टि से भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक शिक्षक, एक खिलाड़ी के लिए इन विकृतियों को जानना, इनकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि स्कोलियोसिस क्या होता है, स्कोलियोसिस की क्या विशेषताएं होती हैं, स्कोलियोसिस के सुधारात्मक अभ्यास क्या हो सकते हैं और इसके कारण कौन कौन सी परेशानियां हो सकती है, इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो राउंड शोल्डर है, गोलाकार कंधे हैं, मतलब ऐसी विकृति जिसमें कंधों की जो सामान्य स्थिति होती है वो न रह के विकृत अवस्था हो जाती है, तो उसका भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम जो काइफोसिस और लॉर्डोसिस का जो मिश्रित रूप देखने को मिलता है, ये दोनों प्रकार की विकृतियां खिलाड़ी में या व्यक्ति में विद्यमान होती है, उपस्थित होती है, तो उनका भी हम जिक्र करेंगे आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कोलियोसिस नंबर 1। स्कोलियोसिस ये भी एक विकृति है। खिलाड़ी में मुख्य रूप से या व्यक्ति में ये विकृति अगर पाई जाती है तो निश्चित तौर पे उनकी गतिविधियां बाधित होती है, उसका शारीरिक संतुलन बाधित होता है और जिस हिसाब से उनको अपनी परफॉर्मेंस या खेलों में प्रदर्शन करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस में और प्रदर्शन में कमी आती है और ये देखने में भी शरीर में कुरूपता शो करती है, दिखाती है, तो इसलिए इनका अध्ययन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्कोलियोसिस को हिंदी में या अन्य नाम जिसको बोल सकते हैं, इनको पार्श्व कुब्जता बोलते हैं। पार्श्व का मतलब साइड में हो जाती है, इसकी विकृति है वो साइड टू साइड होती है, लेट उसमें फ्रंटल सिचुएशन में, तो इसलिए इसको पार्श्व कुब्जता भी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है? विशेषता में अगर हम इसकी बात करें स्कोलियोसिस की, तो विशेषता में ये होता है कि इसके अंदर है वो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें क्या आ जाता है, कर्व आ जाता है, जिसमें कर्व है वो ऊपर थोरेसिक पार्ट में और लंबर पार्ट दोनों में भी हो सकता है और किसी एक पार्ट में भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऊपर चेस्ट पार्ट में अगर रीढ़ की हड्डी में, हमारी स्पाइन में अगर आ जाता है, कर्व आ जाता है, तो सी टाइप, आदमी एक साइड झुक जाता है, कंधे एक साइड निकल जाते हैं और हिप्स है वो दूसरी साइड निकल जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो शरीर है वो सी टाइप में बनता है, कर्व टाइप में बनता है। और जो दूसरी पोजीशन टाइप इसका होता है जिसमें ऊपर भी कर्व आ जाता है और लंबर पार्ट में भी, तो उसमें शरीर है वो एक एस के जैसी संरचना बनाता है। इसको भी डबल स्कोलियोसिस या मतलब स्कोलियोसिस का दोहरा रूप बोल सकते हैं, जिसमें थोरेसिक और लंबर पार्ट दोनों में इसमें जो कर्व है, कुबड़ापन है या झुकाव है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो कंधे होते हैं, कंधे एक साइड या एक तरफ बोल सकते हो आप, एक तरफ झुक जाते हैं, तथा हिप्स होते हैं वो दूसरी साइड झुक जाते हैं, तथा हिप्स जिसको कुल्ले बोलते हैं हम, कुल्ले दूसरी तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, इसके प्रकार देखें हम कि प्रकार क्या होते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार जिसको सिंगल स्कोलियोसिस बोलते हैं, सिंगल स्कोलियोसिस बोलते हैं। इसमें शरीर है वो
सी तरह का, सी टाइप का क्या हो जाता है, बन जाता है। इसको सी टाइप का भी वो स्कोलियोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो स्पाइन होती है हमारी, वो थोड़े जो चेस्ट वाला भाग है, इसमें एक साइड क्या हो जाती है, झुक जाती है, एक साइड उसमें कर्व आ जाता है। ठीक है, दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा वाला में इसको डबल स्कोलियोसिस बोलते हैं हम। ठीक है, इसमें जो स्पाइन होती है, इसमें स्पाइन है वो ऐसे हो जाती है, सी टाइप में हो जाती है, और जो डबल स्कोलियोसिस होता है इसमें स्पाइन ऐसे या फिर ऐसे लेफ्ट राइट के हिसाब से, मतलब एस टाइप की, इसलिए इसको एस टाइप स्कोलियोसिस भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। इसमें कमर से जो लंबर वाली पोजीशन होती है, स्थान होती है, वहां से और चेस्ट में, दोनों जगह से जो स्पाइन होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें क्या आ जाता है, कर्व आ जाता है। ठीक है, तो ये इसके प्रकार हुए। इसके कारण हम देखें कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो पहली बात तो यह है कि निश्चित तौर पे ये जन्मजात भी हो सकती है। ठीक है, जन्मजात हो सकती है, पहला कारण। दूसरा कारण इसका किसी रोग या बीमारी के कारण भी हो सकती है। ठीक है, तीसरा इसका कारण देखें, अगर हमारी मांसपेशियां हैं, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको सही तरीके से व्यवस्थित या सीधा रख पाने में असमर्थ होती है, मांसपेशियों में कम ग्रोथ वृद्धि होती है, तो उस कंडीशन में हो सकती है। तो मांसपेशियों में खराबी के कारण, या फिर रीढ़ की हड्डी जिसको स्पाइन बोलते हैं, स्पाइन कॉर्ड, स्पाइन में खराबी के कारण या बीमारी के कारण हो सकती है ये। ठीक है, चौथा इसका कारण देखें तो रिकेट्स के कारण, रिकेट्स एक बीमारी है, रिकेट्स बीमारी के कारण भी हमारे स्कोलियोसिस होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, अगर किसी आदमी को, 5वें नंबर की बात करें हम, किसी आदमी को सही से सुनाई नहीं देता है, सुनने में दिक्कत है, सुनने में परेशानी है, या देखने में परेशानी है, देखने में कमी होने के कारण भी ये स्कोलियोसिस की संभावनाएं या होने की दिक्कत कारण है, वो हो सकते हैं। पोस्चर अच्छा नहीं है। ठीक है, दूसरा सही तरीके से बैठने उठने चलने का ढंग सही से नहीं है, तो भी है, हो सकता है। 6 नंबर की बात करें, अगर व्यवस्थित रूप से या सही से बैठने चलने का अगर तरीका सही नहीं है, सही न होने के कारण भी स्कोलियोसिस की दिक्कत हो सकती है। तो ये कई कारण हैं। अगर आप एक अंग का ज्यादा यूज करते हैं तो भी आपको स्कोलियोसिस की दिक्कत हो सकती है, और भार अगर वजन भी ज्यादा उठा रहे हैं, ज्यादा वजन उठाने के कारण भी स्कोलियोसिस की दिक्कतें हो सकती है, ज्यादा वजन उठाने के कारण। ज्यादा वजन उठाने के कारण भी स्कोलियोसिस से संबंधित दिक्कत परेशानियां हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य कारण थे। अच्छा, ये अगर हो जाए तो इससे परेशानियां क्या होगी, और इससे क्या दिक्कत होगी व्यक्ति को, तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी इस चीज से वाकिफ हो कि अगर शरीर का पोस्चर सही नहीं है, शरीर व्यवस्थित रूप में एक जो आकार होना चाहिए, या जो जिस हिसाब से सामान्य रूप से अवस्थित रहना चाहिए वैसे अगर नहीं है, तो निश्चित रूप से शरीर को सीधा रखना, साध के रखने में बहुत दिक्कत होती है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं
कि संतुलन शरीर का सही नहीं होगा, सबसे बड़ी परेशानी तो ये होगी, संतुलन रखने में दिक्कत होगी, इसमें रखने में परेशानी होगी, शरीर का संतुलन सही नहीं रह पाएगा। दूसरी बात, संतुलन सही नहीं रहेगा तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, चलना, खेलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, मतलब विभिन्न गतिविधियां भी हैं वो संपन्न सही से नहीं हो पाएगी। शारीरिक या दैनिक गतिविधियों में भी परेशानी होगी। ठीक है, शारीरिक सुंदरता खराब हो जाएगी और खेलों में भाग लेना, इस प्रकार की कई सारी दिक्कतें हैं वो इससे हो सकती है। तो ये था हमारा शरीर में पाई जाने वाली विकृति स्कोलियोसिस, जिसके कारण देखे हमने। अब हम देखेंगे कि इसको सही करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, कौन कौन से ऐसे अभ्यास हैं जिनके द्वारा इसको सही किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके जो निवारक, हिंदी में हम, इंग्लिश में करेक्टिव एक्सरसाइज बोलते हैं, हिंदी में इसको निवारक अभ्यास बोलेंगे हम। निवारक अभ्यास में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अभ्यास हैं जिसके द्वारा इसको सही किया जा सकता है। ठीक है ना, तो पहली बात तो जैसे जो लटकने वाली बार होती है उस पे लटकने से भी उसमें जो स्पाइन है, शरीर का वजन नीचे होगा महसूस, जिसकी वजह से स्पाइन में जो टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा खिंचाव है वो सही हो सकता है। ठीक है ना, तो वाल बार पे लटकने से पहला इसका अभ्यास, वाल बार पर लटकने से इसमें क्या किया जा सकता है, लटकने से सुधार हो सकता है इसमें। ठीक है, दूसरा निवारक अभ्यास के रूप में हम जो योग है, योगासनों का भी उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न योगासनों के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे भुजंगासन, धनुरासन भी सहायक होता है इसके सुधार में। एक आसन होता है उष्ट्रासन, उसका उपयोग भी हम स्कोलियोसिस के सुधार में कर सकते हैं। और एक चक्रासन भी एक ऐसा आसन है जो स्कोलियोसिस के सुधार में क्या कर सकता है, हमारी सहायता कर सकता है। अर्थात इन आसनों का अभ्यास हम लगातार विशेषज्ञ की देखरेख में अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी जो स्कोलियोसिस से संबंधित परेशानी है वो कम हो जाती है। दूसरा, तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तैराकी में जो ब्रेस्ट तैराकी करने से, ठीक है, तैराकी में जो ब्रेस्ट स्ट्रोक स्किल है उसका अभ्यास करने से जो स्कोलियोसिस है इसमें काफी हद तक क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। तो ये विकृति हमारी स्कोलियोसिस, इससे संबंधित प्रश्न आने की पूरी संभावना है। हमें ध्यान होना चाहिए कि अगर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो उसमें एक कर्व बन रहा है या एक साइड झुकी हुई है तो निश्चित तौर पे उसमें सी टाइप का स्कोलियोसिस होगा। और अगर थोरेसिक और लंबर पार्ट दोनों से, अगर दोनों जगह से अगर कर्व में है तो वो एस टाइप का स्कोलियोसिस बनता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में देखने को मिले हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो निश्चित तौर पे स्कोलियोसिस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 2 हम बात करेंगे गोलाकार कंधे। गोलाकार कंधे जिसको हम राउंड शोल्डर बोलते हैं।
राउंड शोल्डर की विशेषता क्या होती है? राउंड शोल्डर में कंधे हैं वो अपनी सामान्य अवस्था में न रह के आगे की ओर झुक जाते हैं, जिसमें कंधों की मांसपेशियां वो क्या हो जाती है, कम लूज हो जाती है, मतलब आगे की ओर झुक जाती है, और चेस्ट की जो मांसपेशियां होती है वो कम सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से कंधों में दूर से देखने पे ऐसे कर्व सा, मतलब गोलाकार कंधे, ऐसे झुके हुए कंधे दिखाई देते हैं, जिससे हमें कई सारी परेशानियां हो सकती है। ठीक है, कई सारी गतिविधियां हैं वो व्यवस्थित तरीके से नहीं होती हैं, कंधों की जो ताकत है वो कमजोर हो जाती है, कंधों में जो मूवमेंट होते हैं वो भी सही प्रॉपर वे में नहीं हो पाते। तो इसकी विशेषता होती है ये कि कंधे अपनी हैं, अब सामान्य अवस्था में न रहकर कंधे सामान्य अवस्था में न रहकर गोलाकार रूप में आगे की ओर झुक जाते हैं। झुक जाते हैं, ठीक है ना, इसको राउंड शोल्डर कहते हैं। अब हम बात करें कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, कारणों की अगर हम बात करें तो राउंड शोल्डर होने के कारण है वो कई कारण हैं। जो पहले तो चेस्ट की मांसपेशियां, अगर छाती की मांसपेशियां की जो मांसपेशियां हैं वो अच्छे से विकसित नहीं हुई है, मांसपेशियां विकसित न होने के कारण, ठीक है, छाती की मांसपेशियां अच्छे से विकसित न होने के कारण, कंधों में चोट या किसी मांसपेशी के खराब होने के कारण, ठीक है ना, तो कंधों में चोट या कंधों की जो लिगामेंट है, कंधों की मांसपेशियां वो व्यवस्थित या अच्छे तरीके से न होने के कारण भी हो सकती है। ठीक है, कंधों की मांसपेशियों में कोई बीमारी, रोग या चोट कुछ भी होने के कारण, चोट के कारण भी जो राउंड शोल्डर की दिक्कत है वो हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करें इसके जो सुधारात्मक अभ्यास है, तो इसके सुधारात्मक अभ्यास में ऐसे कौन से अभ्यास हैं उनका जिक्र करेंगे, जिसके द्वारा हमारे राउंड शोल्डर जो गोलाकार कंधे या कंधे व्यवस्थित नहीं है उसकी जो परेशानी है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो पहली बात तो लिखते हैं हम कि जो हमारे कंधे होते हैं उनको हमें क्या करना है, गोल गोल घुमाना है। ठीक है ना, तो कंधों के अभ्यास के लिए मांसपेशियों में जो मसल टोन है वो अच्छी हो जाए, मांसपेशियों में जो स्ट्रेंथ नहीं है, कमजोर हो चुकी मांसपेशियां हैं, उनको सही करने के लिए कंधों को क्या करना है, गोल गोल घुमाना है। ठीक है, कंधों को गोल गोल घुमाने से इसको सुधार किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, दोनों हाथों को पीछे लॉक करके, पीछे बांध करके बांधकर कंधों को ऊपर की ओर खींचने पर, कंधों को ऊपर खींचने से भी इसमें सुधार हो सकता है। ठीक है,
तीन हम बात करें कि साथी की सहायता से एक दूसरे को पीठ के बल दोनों हाथों को फंसा के एक दूसरे को ऊपर उठाने से जो कंधे की मांसपेशियां इनमें स्ट्रेच आएगा, खिंचाव आएगा, जिसकी वजह से ये मांसपेशियों में स्ट्रेंथ बनेगी। तो साथी के साथ अभ्यास करने से, ठीक है, और 4 नंबर हम देखें कोई उपयोगी आसन होते हैं, कुछ उपयोगी योग या आसनों का अभ्यास करने से, योगासनों के अभ्यास से भी इसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे गोमुख आसन है, गरुड़ासन है, अन्य भी कोई उपयोगी आसन का अगर हम अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पे इनमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास की दूसरी विकृति थी, जिसमें जो गोलाकार कंधे होते हैं, कंधे हैं वो दूर से देखने में करव के रूप में दिखाई देते हैं, गोलाकार झुके हुए एक राउंड शेप में कंधे दिखाई देते हैं। उनके कारण क्या हो सकते हैं, उनके सुधार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हमने चर्चा की। तीसरे नंबर की विकृति का अगर हम अध्ययन करेंगे तो 3 नंबर की विकृति हमारी है काइफो लोडोसिस, जिसको कुब्जता व अग्र कुब्जता भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है ना। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको काइफो लोडोसिस, और हिंदी में बोलेंगे हम इसको कुब्जता या अग्र कुब्जता, कुब्जता व अग्र कुब्जता, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी विशेषता हम देखें तो इसमें देखो दोनों नाम दिए हैं, काइफो और लॉर्डोसिस। इसमें जो हमारे बैक का, पीठ का, छाती के पीछे का भाग होता है उसमें तो उभार आ जाता है, काइफोसिस संरचना बन जाती है, और जो कमर की जो मांसपेशियां होती है, कमर की मांसपेशियां उनमें सिकुड़ना आ जाता है, और जो स्पाइन की जो कशेरुकाएं होती है वो आगे की ओर निकल जाती है, जिसकी वजह से पेट बाहर की ओर निकल जाता है, पीछे की ओर क्या बन जाता है, करो बन जाता है। इसमें लॉर्डोसिस और काइफोसिस दोनों प्रकार की विकृतियां हो जाती है। तो इसमें विशेषता में लिखेंगे, इसमें काइफोसिस व लॉर्डोसिस दोनों प्रकार की विकृतियां हो जाती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, शरीर का कुछ भाग बाहर की ओर, अर्थात छाती के पीछे का भाग, पीठ का भाग बाहर की ओर, और कमर का भाग अंदर की ओर धंस जाता है, अंदर की ओर झुक करव बन जाता है, झुकता है, ठीक है। जिसमें पीठ का भाग बाहर की तरफ तथा कमर का भाग भीतर की तरफ झुक जाता है या निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें काइफोसिस और लॉर्डोसिस से दोनों से संबंधित विकृति शरीर के अंदर विद्यमान होती है, और निश्चित तौर पे इसके कारण है वो वही होंगे जो काइफोसिस या लॉर्डोसिस में हमने देखे थे, ठीक है। और इनका सुधार करने के लिए भी हमें वही सुधारात्मक अभ्यास करने होंगे जिनका हम काइफोसिस और लॉर्डोसिस में क्या किया था,
अध्ययन किया था। तो ये एक प्रकार की काइफोसिस और लॉर्डोसिस का जो मिश्रित स्वरूप है वो है। निश्चित तौर पे ये विकृतियां हैं वो खिलाड़ी को कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ने में और अपने दैनिक गतिविधियां और जो परफॉर्मेंस है उनको करने में परेशानियां और दिक्कत करती हैं। तो आज की क्लास में हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ और विकृतियां भी बच गई है उनका अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।